हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर है हमारा सॉल्यूशंस। सबसे पहले कि ये सॉल्यूशन होते क्या है। सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू या मोर देन टू कंपोनेंट। इसका मतलब है जैसे वाटर है, वाटर में अगर आपने शुगर डाला है और सॉल्ट डाला है तो जो टोटल कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, टोटल 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक शुगर, एक सॉल्ट और एक हमारा वाटर। ठीक है, तो इट्स ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि इस ये जो सॉल्यूशन है ये क्या हमेशा रहता है यूनिफॉर्म। सो इट मींस इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। तो इसकी जो कंपोजिशन है, जो टेस्ट होगा, दैट शुड बी सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब इसके जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। और जो लेस क्वांटिटी में होता है, सो द कंपोनेंट अदर देन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। इस चैप्टर में हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि जिसके सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट को हम बोल देंगे सॉल्यूट जो कम कंसंट्रेशन में होगा, और दूसरे को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसके मोस्टली 3 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, गैस। ठीक है, अगर सॉल्वेंट गैस है दैट इज गैसियस सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट लिक्विड है दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमने गैस और गैस को मिक्स किया हुआ है, जैसे आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया है, सो दैट इज कॉल्ड एज द गैस, गैस का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस में जैसे क्लोरोफॉर्म, आपने क्लोरोफॉर्म क्या होती है, लिक्विड होता है, आपने नाइट्रोजन के साथ उसे मिक्स किया है, सो दैट इज लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस में जैसे कैम्फर आपने नाइट्रोजन के साथ मिक्स किया, सो दैट इज, कैम्फर क्या होता है, सॉलिड होता है, नाइट्रोजन इज गैस, तो कैम्फर इन नाइट्रोजन इज ए सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, जैसे ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर में डिसॉल्व होती है, सो ऑक्सीजन इन वाटर, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, सो दैट इज ए गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल को अगर आप वाटर के साथ मिक्स करो तो वो प्रॉपरली सोल्यूशन बनाता है, सो दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, अगर आप कुछ भी सॉलिड वाटर में डिसॉल्व करते हो, जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट, शुगर, सो दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड में जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। नेक्स्ट लिक्विड सॉलिड, एमलगम ऑफ, एमलगम क्या होता है, अलॉय ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लिक्विड होती है विद सोडियम। नेक्स्ट होगा सॉलिड इन सॉलिड, इसमें क्या होता है, जैसे अलॉय ऑफ कॉपर विद गोल्ड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये है ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को हम डिफरेंट कंसंट्रेशन से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा, और सबसे जो सिंपल है वो है मास परसेंटेज, W/W। W/W इसका मतलब क्या होगा कि दोनों टर्म्स क्या होंगी, ग्राम्स में होंगी। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, मास ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, तो उसका हम क्या लेंगे, मास डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, हमने लिया हुआ है, हमें फाइंड करना है मास परसेंटेज ऑफ द बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन में कितना, 22 ग्राम्स, और कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है हमें 122 ग्राम्स। अब आपको क्या करना है, दोनों का क्या फाइंड करना है, मास परसेंटेज। अगर हम बात करें कि टोटल सॉल्यूशन का क्या मास है, क्योंकि सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 144 ग्राम्स इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द बेंजीन। तो मास ऑफ द बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, तो हमारा हो जाएगा 15.28% इज द मास परसेंट ऑफ द बेंजीन। सिमिलरली हम बात करेंगे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में याद रखना हम कैसे करेंगे, मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, तो आ जाएगा हमारा 84.72%। तो अगर आप जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, उनके मास परसेंटेज को ऐड करोगे तो याद रखना टोटल आता है आपका 100%। नेक्स्ट जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज, V/V। ये तब हम यूज करते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, तब हम वॉल्यूम ले सकते हैं। ठीक है,
अब इसका क्या मतलब क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, उस कंपोनेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसे मैं एग्जांपल से बताता हूं। सपोज आपने क्या किया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में डिसॉल्व किया है और आपको पता है 35% V/V आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ 30%, 35% का, कि अगर इथिलीन ग्लाइकोल हमने लिया 35 ml, ठीक है, अगर हमने 35 ml इथिलीन ग्लाइकोल लिया हुआ है तो सॉल्यूशन कितना होगा हमारा 100 ml। तो 100 ml में 35 ml क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। ये हमारा हो गया सॉल्यूट, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले कि सॉल्वेंट की वाटर कितना परसेंटेज है, तो याद रखना ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है, तो 100 - 35 से आप सॉल्वेंट मतलब वाटर कितना परसेंट प्रेजेंट है इसमें, 65 ml। नेक्स्ट हम बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलते हैं हम W/V। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट। जो सोल्यूट होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, उसका मास हम ग्राम्स में निकालेंगे, और जो सोल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, तो उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे इनटू 100। जैसे हमारे पास है 10% ऑफ NaCl सोल्यूशन ऑफ W/V। W/V दिया हुआ 10% के साथ, इसका क्या मतलब है कि आपको दिया हुआ है 10 ग्राम्स ऑफ NaCl। NaCl दिया हुआ है आपको 10 ग्राम्स, और जो सोल्यूशन दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 100 ml। तो ये जो है हमारा वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये हमारा किस में यूज होता है, मेडिसिन एंड फार्मेसी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है उसे क्या बोलते हैं हम, काई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। जैसे हमारे पास है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि हमारे पास सिर्फ दो कंपोनेंट है A एंड B, तो हम लिखेंगे A के नंबर ऑफ मोल्स है Na, B के नंबर ऑफ मोल्स है Nb, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसके इक्वल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस Nb। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Nb डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ Na प्लस Nb। तो हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, उतने मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड कर दो, यहाँ पे दो कंपोनेंट है तो दो मोल फ्रैक्शन को आपने ऐड कर दिया, जो सम है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। हम अभी कैलकुलेशन करते हैं। सपोज आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है 10 मोल्स और ऑक्सीजन कितना है 20 मोल्स। अगर आपको दोनों में क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 10 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स दोनों कितने हैं 30, तो 10/30 इज 1/3। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 20 डिवाइडेड बाय 10 + 20, 30, तो 2/3। तो नाइट्रोजन हो जाएगा 1/3, ऑक्सीजन 2/3, दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन तब हम यूज करते हैं जब हमारा जो सोल्यूट है वो काफी लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो व्हेन द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। आपने सुना होगा जो एयर की कंसंट्रेशन है, एयर में कितने पॉल्यूटेंट है, हम मेजर करते हैं ppm, इसे बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। सो ppm इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट। कोई भी कंपोनेंट की हम बात करें कितने पार्ट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो हम देखते हैं कि जो सॉल्यूट है उसके कितने पार्ट है डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है W/W, V/V एंड W/V, मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम सपोज हमारे पास है W/V, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। अगर आपको सेम टर्म दिया है और आपको ये सेम टर्म किस में बताना है, पार्ट्स पर मिलियन में, तो आप क्या लिखोगे, सेम लिखोगे, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10⁶। 10⁶ से क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू है, क्योंकि इस वेट ऑफ द सोल्यूट हमारा ppm जब हम मेजर करेंगे तो काफी कम होगा, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ppm ऑफ ऑक्सीजन इन C। अगर हम सी वाटर देखें और उसमें पता करें कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमें मिलता है 5.8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर। तो इतने ज्यादा सी वाटर में वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट।
तो हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी रेशियो है, जैसे मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम का रेशियो है, उसको आप 10⁶ से इंस्टेड ऑफ 100 10⁶ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाता है पार्ट्स पर मिलियन। और इंपॉर्टेंट जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई भी गैस प्रेजेंट है, उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग ppm। नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, काफी इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सो पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, सो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन किस में होना चाहिए है, लीटर्स में। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करें मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। NaOH दिया हमें 5 ग्राम। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। आप करोगे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास बाय मोलर मास। तो इसका मोलर मास NaOH का आप निकाल सकते हो 23, 16 + 1 होता है हमारा 40, तो 5/40। और 500 ml ऑफ सोल्यूशन दिया, तो 500 डिवाइड बाय 1000, हम इसे लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1/8 टर्म, या आ जाएगा 1/2, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, हमारा बनेगा 2/8, 1/4। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 0.25 मोलर। ठीक है, तो याद रखना इसका सिंबल M है, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल्स पर लीटर से। ठीक है, तो मोलैरिटी को हम मोल्स पर लीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m, एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सो दैट्स वाई नंबर ऑफ मोल्स पर kg, इसका सिंबल हम, इसका यूनिट मोल्स पर kg भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लेक वाटर कंटेन 92 ग्राम्स ऑफ Na प्लस आयन पर kg ऑफ वाटर। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na। तो इसका वेट दिया हुआ, गिवन वेट इज 92 डिवाइडेड बाय द, इसका हमारा मोलर मास कितना होता है इसका 23, तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पर kg ऑफ वाटर, तो इसको हम 1 kg ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 4m। नेक्स्ट काफी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी। जो मोलैलिटी है दैट डज नॉट चेंजेस विद द टेम्परेचर, मोलैरिटी चेंज नहीं होती टेम्परेचर से, बट जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर से चेंज हो जाती है। व्हाई इट इज सो, क्योंकि जो मोलैरिटी होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज पर kg ऑफ द सॉल्वेंट होता है। तो जो मास होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे कितना भी टेम्परेचर चेंज हो जाए। बट जो ये मोलैरिटी होती है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स होता है। जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, एज ए रिजल्ट जो मोलैरिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, चेंज होती है, बट मोलैरिटी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सपोज आपने वाटर लिया एंड यू आर डिसॉल्विंग सोडियम क्लोराइड, NaCl या कॉमन सॉल्ट आप क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। तो मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व हो रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्युबिलिटी। सो व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जैसे आप सॉलिड सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हो, सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सॉल्यूशन। तो जैसे ही वाटर है उसमें अगर आप और NaCl ऐड कर रहे हो तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, NaCl का सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिसोल्यूशन। याद रखना, कोई भी चीज डिसॉल्व होती है उसे बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। When some solute particle in the solution collide with the solid, तो solution में जो हमारे क्या होते हैं, solute होते हैं, और अगर आप जो solid डाल रहे हैं उसके साथ collide होने के बाद क्या हो रहे हैं, they are separating out। जो solution वाले solute है वो solid में convert हो रहे हैं। तो as a result क्या होता है, crystallization। crystallization एक ऐसा process है जो solute क्या है, solution के अंदर है, वो solute क्या हो रहे हैं, solid में convert हो रहे हैं, और they are coming out of the solution, उसे बोलते हैं हम crystallization। एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आता है ना तो क्या होता है, व्हाई इक्विलिब्रियम कम्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, आप सपोज डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्ट, तो क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, जो डिसोल्यूशन है। ठीक है, तो जो सोल्यूट पार्टिकल है सॉल्यूशन में जा रहा है, और हमने बताया सेम टाइम पे क्या हो रहा था, जो कुछ सोल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं जो सॉल्यूशन में होते हैं, दैट आर कमिंग आउट, एंड
will be equal to the solute particles separating out which are coming out of the solution. तो क्या हो रहा है, कुछ solute particle they are coming inside the solution, कुछ solute particles solution से बाहर जा रहे हैं, they are forming solid. जब हमारा क्या होता है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, डिसोल्यूशन, बैकवर्ड होता है क्रिस्टलाइजेशन. जब ये दोनों प्रोसेस क्या होता है, सेम हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम आ गया. तो जब इक्विलिब्रियम आया है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम आया, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम. इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट सोल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है और सोल्यूशन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चल रहा है, बट क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इन द सोल्यूशन, जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट का, दैट कंसंट्रेशन इज रिमेनिंग सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो सोल्यूशन में जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है. सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व, सोल्यूट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं, जितना वो डिसॉल्व हो रहा है उतना ही सोल्यूशन से वो वापस सोल्यूट की फॉर्म में वापस आ रहा है. ठीक है, सच सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड. तो ये जो सोल्यूशन है जिसमें आप कोई एक्स्ट्रा सोल्यूट, मतलब आप उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम जब वो कंसंट्रेशन रीच कर जाता है सोल्यूशन, उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड सोल्यूशन. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, जब हम मोर सोल्यूट ऐड कर पाएंगे. ठीक है, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सपोज प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, आपको हीट रिक्वायर्ड होता है एंडोथर्मिक में. तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर रेज करते हो एंडोथर्मिक प्रोसेस में, तो प्रोसेस जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फॉरवर्ड का मतलब क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन में कन्वर्ट होंगे, तो हमारा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है. वेयर एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होता है. तो अगर आपने टेम्परेचर रेज किया तो जो प्रोसेस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सोल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट होने लग जाएगा. एज ए रिजल्ट सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर हैज नो इफेक्ट. व्हाई प्रेशर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन दिस प्रोसेस, क्योंकि हम ले रहे हैं सॉलिड सोल्यूट, सॉल्वेंट इज लिक्विड. जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है कंप्रेसिबिलिटी पे. ठीक है, वो कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉलिड और जो याद रखना लिक्विड है वो ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल नहीं होते, गैसेज आर मोर कॉम्प्रेसिबल. सो एज ए रिजल्ट जब आपके पास सॉलिड और लिक्विड है तो प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. अगर आप गैस डिसॉल्व करो लिक्विड में, तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड. सपोज आपके पास गैसेस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम्स. ये जो गैसेस हैं ये वाटर में काफ़ी कम एक्सटेंट पे डिसॉल्व होती हैं. एंड गैसेस लाइक NH3SO2 HCl, ये जो गैसेस हैं दे डिसॉल्व इन वेरी हाई कंसंट्रेशन. तो ये जो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और इन गैसेस की कम होती है, तो इनके नेचर पे डिपेंड करता है. और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. तो याद रखना, मोस्टली जब भी आप गैस डिसॉल्व करते हैं ना लिक्विड में, तो ये जो प्रोसेस होती है वो होती है एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है. एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो याद रखना एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज. ठीक है, सो विद राइज इन टेम्परेचर याद रखना जो भी हमारे क्या होते हैं गैस पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा क्या आती है, एनर्जी आ जाती है. और एज ए रिजल्ट वो लिक्विड से क्या कर सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. और थर्ड है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर. जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाते हैं उतनी ज़्यादा क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. और इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर को फर्दर हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ. नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनरीज लॉ. हेनरी लॉ क्या बताता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड. अगर एक गैस को हम क्या करेंगे, लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, एट गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिसॉल्व. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि एक गैस कितना लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है, वो डिपेंड करता है कितने प्रेशर पे आपने उसको डिसॉल्व किया है. अगर प्रेशर ज़्यादा प्रेशर पे डिसॉल्व किया तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और अगर आपने कम प्रेशर में डिसॉल्व किया तो इट विल बी लेस सॉल्युबल. नेक्स्ट इस लॉ को हम दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेपर फेस. अब हमने रिवर्स में पढ़ा कि वेपर, सपोज आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, और ऊपर क्या है हमारे पास वेपर्स हैं. ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे लिक्विड है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और नीचे जो लिक्विड है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. इसके अंदर गैस का क्या मोल फ्रैक्शन है. ठीक है, तो ये जो मोल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा हुआ इनसाइड द सॉल्यूशन ऑफ द गैस, तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं
partial pressure of the gas over the solution directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. इसको हम इक्वेट करेंगे. सो प्रेशर इज इक्वल टू के एच एंड काई क्या होता है हमारा मोल फ्रैक्शन. के एच इज कॉल्ड एज ए हेनरी लॉ कांस्टेंट. और अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, सपोज हमारे पास HCl का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में है और ये पार्शियल प्रेशर है अबव द सॉल्यूशन, तो हमेशा ये जो हमारा ग्राफ बनता है, दिस इज लाइक दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट की. जो के एच है, याद रखना उसकी जो वैल्यू है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस. अगर आप डिफरेंट गैसेस लोगे तो उसकी के एच की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी. नेक्स्ट पॉइंट, हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर इज द सॉल्युबिलिटी. तो जितनी ज्यादा गैसेस की क्या होता है, के एच का वैल्यू ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होता है. तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखना. ज्यादा के एच की वैल्यू से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है उस गैस की. नेक्स्ट, अगर हम के एच के यूनिट की बात करें, ठीक है, के एच को अगर मैं यहां ले लिया, ये होता है प्रेशर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. एज ए रिजल्ट जो हमारा क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो यूनिट है, इट इज डायरेक्टली इक्वल टू द प्रेशर का यूनिट. तो हम ले सकते हैं एटमॉस्फेयर और टॉर. नेक्स्ट, जो के एच है, याद रखना जितना ज्यादा आप क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वैसे ही क्या होगा, के एच का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा. हमने ऑलरेडी पढ़ा है के एच का ज्यादा वैल्यू हो तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और के एच की वैल्यू इंक्रीज हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है. अगर दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो इससे क्या पता चलता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होता है हमारा, डिक्रीज. तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप है टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर. तो सॉल्युबिलिटी तब इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज है. दैट्स वाई जो हमारी क्या है, एक्वेटिक स्पीशीज है, वो क्या कर सकती है, दे आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर. व्हाई दे आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो गैसेज हैं दे आर मोर सॉल्युबल. नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द हेनरीज लॉ. सबसे पहले हम बात करेंगे टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स. अगर हम लें एरिएटेड बेवरेजेस, जैसे हम क्या करें, CO2 को डिसॉल्व करते हैं, हम सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व करते हैं या सोडा वाटर में डिसॉल्व करते हैं. याद रखना जो बॉटल है दैट इज सील्ड एट हाई प्रेशर. तो ज्यादा प्रेशर में हम उसे क्या करते हैं, सील करते हैं, क्लोज करते हैं. ज्यादा प्रेशर में क्लोज करने से क्या होता है, जो गैसेस हैं दे आर इजिली डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज डीप सी डाइविंग. डीप सी डाइवर्स जो होते हैं और स्कूबा डाइवर्स, जब वो पानी के नीचे जाते हैं, याद रखना वाटर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है. हाई प्रेशर की वजह से हमारे ब्लड में हमेशा याद रखना डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती है. नाइट्रोजन इज नॉट सॉल्युबल, बट इतना ज्यादा प्रेशर होता है व्हेन दे विल गो इनसाइड द डीप सी. तो उससे क्या होता है, ज्यादा प्रेशर की वजह से जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है इनसाइड द ब्लड. तो नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. और जैसे ही डाइवर क्या होता है, सरफेस पे आता है, जो डिसॉल्व नाइट्रोजन है इट विल ट्राई टू रिलीज आउट. वो क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी सरफेस पे डिक्रीज होने लग जाती है और वो बबल्स बनाता है. और बबल्स क्या कर सकते हैं, आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं और उससे पर्सन की डेथ हो सकती है. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज बेंड्स. ठीक है, तो याद रखना बेंड्स होता है हमारा डीप सी डाइवर में. इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया, ऐसा ऑक्सीजन टैंक जिसमें हमने क्या किया, कुछ नाइट्रोजन को हमने हीलियम से रिप्लेस कर दिया. तो आपको ये इंपॉर्टेंट टैंक की टर्म्स याद रखनी है कि जो हीलियम होना चाहिए होता है 11.7%, नाइट्रोजन 56.2 और ऑक्सीजन होता है 32.1%. सो दैट जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ नाइट्रोजन है वो थोड़ी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए. नेक्स्ट हमारा है हाई ऑल्टीट्यूड. जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हो तो क्या होता है, एयर का जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम हो जाता है. एयर का प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, जो गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है वो कम सॉल्युबल होता है हमारे ब्लड में. ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, हमें फिजिकली एंड मेंटली वी कैन फील वेरी वीक. जब हम फिजिकली और मेंटली वीक फील करते हैं और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एनॉक्सिया. तो याद रखना हाई ऑल्टीट्यूड में क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन एनॉक्सिया कैन हैपन. नेक्स्ट हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स इन इक्विलिब्रियम. वेपर्स जो है इक्विलिब्रियम विद द प्योर सॉलिड एंड लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर. इसका मतलब क्या, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, आपके पास क्या है, वाटर है. ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे, और ये क्या बना रहा है, गैस बना रहा है, वाटर वेपर्स बना रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इवेपोरेशन. अब क्या होगा,
ये इवेपोरेशन से वाटर वेपर बनाएंगे, ये जो वाटर वेपर है कंडेंसेशन शो करेंगे, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एट दैट टाइम जो वाटर वेपर्स हैं वो इस लिक्विड पे क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ क्या करेगा और टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ हम मैच करेंगे तो तब क्या होता है, हमारा बॉइलिंग होता है। तो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। सपोज हम क्या करें, किसी चीज को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है, उसके वेपर्स रिलीज होते हैं, और जब वो जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ मैच करता है, वो चीज क्या करती है, बॉयल। जैसे वाटर बॉयल करता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, जो लिक्विड एट हाई वेपर प्रेशर, जिस लिक्विड का ज्यादा वेपर प्रेशर, मतलब वो ज्यादा वेपर्स बनाता है, जैसे एसीटोन, वो ज़्यादा जल्दी वेपर्स बनाता है, तो उसका ईजिली जो वेपर प्रेशर है दैट कैन रीच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो क्या करेगा, जल्दी बॉयल होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज लो, ठीक है। अब याद रखना इस चैप्टर में हम दो तरह के लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक है हमारा लिक्विड इन लिक्विड और दूसरा हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, लिक्विड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, सपोज एक सोल्यूशन है और जो दोनों लिक्विड है वो क्या है, वोलाटाइल है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो हर एक का वेपर प्रेशर, मतलब सपोज आपके पास दो लिक्विड हैं, ठीक है, 1 and 2, इसने दोनों में क्या बनाए हैं, वेपर्स बनाए हैं, तो क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जितना वो ज्यादा सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वो क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हम पढ़ेंगे बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि हमारे दो कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट क्या है, लिक्विड है। तो इसने क्या बोला, लिक्विड 1 का जो वेपर प्रेशर होगा जो अबव द सॉल्यूशन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द chi1। chi1 क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड 1, और लिक्विड 2 का जो पार्शियल प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द chi2 विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड 2। अब हम इसका क्या लिखेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, तो याद रखना P1 इज इक्वल टू P01 chi1। अब ये जो P01 है याद रखना इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। सपोज आपने सिर्फ प्योर लिक्विड लिया होता तो इसका सपोज एक प्योर लिक्विड है 1, तो प्रेशर किसके इक्वल हो जाता, P01, क्योंकि अगर प्योर लिक्विड है तो chi1 इज इक्वल टू द 1, ठीक है। तो याद रखना ये P01 क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। सिमिलर P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P02 chi2, ठीक है। अब ये जो P02 है वो किसके इक्वल है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सेकेंड। जब प्योर लिक्विड सेकेंड प्रेजेंट है आपके पास तो टोटल जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड और chi2 विल बिकम इक्वल टू 1। तो याद रखना आपको P1 इक्वल टू P01 chi1, P2 इक्वल टू P02 chi2। अब हम यूज करेंगे डाल्टन लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बताता है हमें, डाल्टन्स लॉ बताता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द गैसेस, पूरे गैसेस के दो गैसेस है हमारे पास, अगर दोनों गैसेस का जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, P1 तो टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P01 chi1, P02 chi2। टोटल प्रेशर याद रखना chi1 प्लस chi2 इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस chi2 इज इक्वल टू chi1, P0 इज इक्वल टू chi2। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारा टोटल प्रेशर विल कम इक्वल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 chi2। chi2 क्या हमारा कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ग्राफ बनता है राउल्ट्स लॉ में दैट इज ए लीनियर ग्राफ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर हम इस ग्राफ को बनाएं, याद रखना ग्राफ कैसे बनता है, हमने क्या लिया है, वेपर प्रेशर ऑन द y एक्सिस और x एक्सिस में क्या लिया हमने, मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने इस तरफ क्या लिया हुआ chi1 इज इक्वल टू 1, मतलब इसका जो मोल फ्रैक्शन है chi1 का दैट इज यूनिटी, मतलब अगर सिर्फ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी द प्योर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1, वो हो जाएगा हमारा P01, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट 2 सिर्फ प्रेजेंट है तो chi2 इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द
प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2, तो वो हो जाएगा P02। तो जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करते हैं कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं दोनों सोल्यूशन की चेंज, तो क्या होगा काई 1 की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, तो जो प्रेशर है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। इस प्रेशर को हम डिनोट कर सकते हैं P1 से, और यहाँ पे क्या होगा काई 2 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये दो लाइंस बन गई। और अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो याद रखना जो टोटल प्रेशर दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और ऑलरेडी हमने राउल्स लॉ में पढ़ा है P1 किसके इक्वल होता है काई 1 P01 एंड P2 इज इक्वल टू काई 2 P02। ठीक है, अब तक जो हमने राउल्स लॉ में क्या बात किया था, हमने बात किया था कि सपोज हमारे पास क्या है सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, सपोज दो लिक्विड कंपोनेंट का है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 का लिक्विड जो सोल्यूशन है, इसमें मोल फ्रैक्शन क्या होगा काई 1 मोल फ्रैक्शन काई 2, तो इसका वेपर प्रेशर हम फाइंड कर सकते हैं विच इज P1 एंड P2। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे इफ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 एंड 2 इन द वेपर फेज। अब ये तो था काई 1 काई 2 जो था वो किस में था वेपर फेज में था। अब हम बोलेंगे y1 एंड y2 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड है बट वेपर्स में, तो वेपर्स में क्या प्रेजेंट है y1 एंड y2। तो हम यूज डाल्टन लॉ इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर है जो P1 है उसको हम सॉल्यूशन से भी फाइंड कर सकते हैं, ये हमने अभी ऑलरेडी राउल्स लॉ से देखा। और डाल्टन लॉ से आप क्या कर सकते हो P1 इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 इन द वेपर विच इज y1 इनटू द टोटल प्रेशर ऑफ द P1 प्लस P2। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप P टोटल फाइंड करोगे यूजिंग द राउल्स लॉ, और P टोटल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप क्या फाइंड कर सकते हो, यू कैन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड सेकंड इन द वेपर फेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B। तो हमें क्या दिया हुआ है P0A P0B विच इज 450 mm एंड 700 mm ऑफ Hg। ठीक है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, तो हमें इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है लिक्विड में, तो काई A काई B हो जाएगा। टोटल प्रेशर दिया हुआ है हमें 600 mm ऑफ Hg। आपको ये भी बताना है कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज विच इज y1 एंड y2। सबसे पहले हम क्या करेंगे P0A दिया हुआ है P0B दिया हुआ है एंड PT टोटल प्रेशर इज गिवन। हम क्या यूज करेंगे राउल्स लॉ का फॉर्मूला। राउल्स लॉ क्या होता है PT इज इक्वल टू P0B प्लस P0A माइनस P0B काई A। इससे हम क्या निकाल सकते हैं काई A की कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें मिल जाएगा काई A। ठीक है, अब काई A मिल गया आपको, आप काई B कैसे निकाल सकते हो 1 माइनस काई B काई A इज इक्वल टू काई B विच इज 0.6। अब हम क्या करेंगे हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 को जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला इंटू 450 जो हमें दिया हुआ है, हमें मिल गया 180 mm। सिमिलरली हम क्या करेंगे PB को हम कैलकुलेट करेंगे काई B इंटू P0B से। ठीक है, हमें मिलेगा 0.6 इंटू 700 ये हो जाएगा 420 mm ऑफ Hg। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, हम वाई ए की वैल्यू निकाल सकते हैं विच विल बी इक्वल टू 0.3 और वाई बी की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 0.3 विल बी इक्वल टू द 0.7। तो ऐसे आप ये क्वेश्चन क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाई राउल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। जो राउल्स लॉ है याद रखना इसमें क्या लेते हैं हम, जैसे लिक्विड लेते हैं वो क्या होना चाहिए वॉलेटाइल। इफ देयर इज ए वॉलेटाइल लिक्विड वो वेपर्स बनाता है, सो वेपर प्रेशर ऑफ द वॉलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू द प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। बट जो हेनरीज लॉ है इसमें हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज वॉलेटाइल। ठीक है, इसमें हमने बोला कोई भी कंपोनेंट वॉलेटाइल हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, चाहे वो गैस हो सकती है, वो सॉलिड हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो। बट जो राउल्स लॉ है इसमें सिर्फ हमने किसकी बात की है, लिक्विड की बात की है। ठीक है, सो वन ऑफ द कंपोनेंट इज वॉलेटाइल इट एग्जिस्ट एज गैस इज डायरेक्टली, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो अगर हम दोनों लॉ को देखेंगे जो राउल्स लॉ है वो स्पेसिफिकली है लिक्विड के लिए। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। हेनरी लॉ हम किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो KH की जो वैल्यू है KH कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज, बट जब KH की वैल्यू P0 के साथ मैच करेगी तो याद रखना क्या हो जाएगा राउल्स लॉ विल बिकम स्पेशल केस ऑफ द हेनरीज लॉ। अब हम बात करेंगे लिक्विड जो सॉल्यूशन है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है दो टाइप्स में। इन्हें एक फर्स्ट टाइप को बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड टाइप इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं।
द सोल्यूशन विच ओबेज रोल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। जो रोल्स लॉ फॉलो करते हैं सोल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू काई ए प्लस पी नॉट ए, पी बी इज इक्वल टू काई बी प्लस पी नॉट पी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। जो रोल्स लॉ फॉलो करता है दे विल बी आइडियल सोल्यूशन। एंड व्हेन ए सोल्यूशन डज नॉट ओबे रोल्स लॉ फॉर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसे बोलते हैं हम नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो पी नॉट ए विल नॉट बी इक्वल टू काई ए प्लस पी नॉट ए एंड पी बी विल नॉट बी इक्वल टू काई बी एंड पी नॉट पी। नेक्स्ट, जब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सपोज आपके पास क्या है, बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी मींस दो कंपोनेंट ए एंड बी कंपोनेंट हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज एग्जैक्टली एज सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू द इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेयर एज अगर आप देखोगे नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी is will not be equal to AB. तो intermolecular force of attraction will not be equal to the intramolecular force of attraction. नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हमने सोल्यूशन को क्या किया, मिक्स किया आइडियल सोल्यूशन को, तो याद रखना उसमें इंथैल्पी और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मतलब डेल्टा एच होता है इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद इंथैल्पी चेंज होता है 0 और वॉल्यूम चेंज भी क्या होता है, 0 होता है। बट नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, अगर आपने नॉन आइडियल सोल्यूशन मिक्स किए हैं तो क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी नॉट इक्वल टू 0। या तो हीट इवॉल्व हो सकती है या तो क्या हो सकता है, हीट कैन बी एब्जॉर्ब। ठीक है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या, जो वॉल्यूम है दोनों को मिला के वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है या तो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसमें जो आइडियल सोल्यूशन उसमें एग्जांपल है एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन और बेंजीन एंड टॉलिन। सिमिलरली अगर हम बात करें नॉन आइडियल सोल्यूशन की, इसमें वाटर, इथेनॉल, वाटर, एसिटिक एसिड, CH3 एंड CCl4। तो ये सारे क्या है हमारे एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब हम बात करेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो क्या होता है इसमें, जो ए बी इंटरेक्शन है, सपोज आपके पास टू वोलेटाइल लिक्विड है ए एंड बी, जो ए बी इंटरेक्शंस हैं दैट आर वीकर देन द ए एंड बी इंटरेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरमॉलिक्यूल, सपोज आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज ए रिजल्ट ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ए एंड बी, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। अगर ये ऑलरेडी सेपरेटेड है और आप इसको अगर बॉईल करोगे तो ये जो कंपोनेंट है जल्दी क्या करते हैं, वेपर्स बना देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी दे आर सेपरेटेड। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव डिविएशन। अगर हम इसके ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ में क्या दिया हुआ है, सपोज सेम ग्राफ है, तो सपोज काई 1 है, काई 1 इज इक्वल टू 0, काई 1 इज इक्वल टू 1, काई 2। तो अगर हम ये ग्राफ बनाएंगे तो याद रखना इस ग्राफ में क्या हो रहा है, जो वैल्यूज है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है, एज ए रिजल्ट जल्दी वेपर बन जाते हैं। तो अगर हम राउल्ट्स लॉ देखेंगे तो टोटल प्रेशर विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ 1 + 2 कंपोनेंट। अगर हम इसके बात करेंगे डेल्टा एच की, डेल्टा एच इसके केस में क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ये जो रिएक्शंस होंगी वो होंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। सो अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो एज ए रिजल्ट जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। अब हम बात करें कुछ एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, जैसे हमारा है H2O प्लस CH3OH, इसे बोलते हैं मिथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द पॉजिटिव डिविएशन। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड टाइप क्या होते हैं, विच शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। इसमें क्या होता है, जो A एंड B है, सपोज आपके पास टू वॉलेटाइल लिक्विड है A एंड B, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द A एंड B। तो जो A एंड B है वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन शो करते हैं। तो अगर आपको इस कंपोनेंट को बॉईल करना है तो क्या होगा, सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो पहले आपको बॉन्ड ब्रेक करना होगा, फिर ये क्या करेगा, बॉईल।
एज ए रिजल्ट इनका जो वेपर प्रेशर है, क्योंकि आपस में इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव डिविएशन। सो टोटल प्रेशर इज लेस देन P1 प्लस P2। ठीक है, अगर इसके हम डायग्राम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर, अगर आपने क्या किया, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है, इसमें क्या शो कर रहा है हमें, नेगेटिव डिविएशन। अब हम बात करेंगे कि अगर हम इस को मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्स करने से क्या होता है, क्योंकि ये जो दोनों कंपोनेंट है वो आपस में मिक्स होकर एक स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हीट रिलीज होती है, तो ये होती है हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, जो वॉल्यूम है आफ्टर मिक्सिंग, वो भी क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे वाटर प्लस हमारा है एसिटिक एसिड, वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड, फिनॉल, एनालीन, CH3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अब इन सब में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे पास ये एग्जांपल है, ये एसीटोन है और ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। इसमें देखोगे दोनों क्या करते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है, इनमें क्या शो होती है, नेगेटिव डिविएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज़ोट्रॉप्स की। एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं, द बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर किसके, टू लिक्विड मिक्सचर जो है वोलेटाइल कंपोनेंट के, दे हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है, सपोज आपके पास कंपोनेंट A एंड B है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं, Ka, विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज Ya, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन द लिक्विड विच इज Ka B इज इक्वल टू Yb। तो मतलब क्या हुआ कि इनकी जो कंपोजिशन परसेंटेज है लिक्विड एंड वेपर्स में क्या रहती है, सेम रहती है, दे बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है वो बिहेव करता है लाइक ए प्योर लिक्विड। ठीक है, एज ए रिजल्ट प्योर लिक्विड की तरह काम करता है। जैसे एक लिक्विड होता है, इसका पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमने दो अगर सब्सटेंस को मिक्स किया तो उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट ये जो मिक्सचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये एक ही टाइम पे वेपर्स बनाते हैं, उनका परसेंटेज सेम रहता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट देम दिस कंपोनेंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही साथ दोनों बॉइल होते हैं। सो एज़ोट्रॉप्स बिहेव लाइक ए प्योर लिक्विड। हमारे पास दो तरह के एज़ोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप की। ठीक है, जब सॉल्यूशन क्या शो करता है, लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, तब ये बनाता है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ठीक है, तो याद रखना जितना ज्यादा वेपर प्रेशर हाई होता है, पॉजिटिव डिविएशन से वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज हमारे पास मिक्सचर है, हमारे पास डिफरेंट कंपोजिशन है, तो हर एक कंपोजिशन पे एज़ोट्रॉप नहीं बनेगा। सो एज वन ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंपोजिशन, तो इन सारी कंपोजिशन, तो हम ये ले सकते हैं सबका मोल फ्रैक्शन है ये, तो डिफरेंट कंपोजिशन है। सो वन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपोजिशन द टोटल वेपर प्रेशर विल बी हाईएस्ट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द लोएस्ट। तो अगर हम इस ग्राफ के पॉइंट देखेंगे, इस ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे क्या होगा, वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो उसके जो सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिशन होगा, दैट कंपोजिशन इज कॉल्ड एज एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर हाईएस्ट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोएस्ट होगा, तो इसे बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जैसे हमारे पास एग्जांपल इथेनॉल एंड वाटर की। इथेनॉल और वाटर याद रखना, जब 95% बाय वॉल्यूम इथेनॉल प्रेजेंट है, 5% वॉल्यूम वाटर पे, तब ये बनाता है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। तो अगर आप इसे बॉयल करोगे, ये जो इन दोनों का मिक्सचर है, इट विल बॉयल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कैसे बनते हैं, द सॉल्यूशन विच शोज ए लार्ज नेगेटिव डिविएशन, जब नेगेटिव डिविएशन क्या होती है, ज्यादा होती है, एज ए रिजल्ट फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ इट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जब नेगेटिव डिविएशन होता है, हमारा ऐसा ग्राफ बनता है, तो देयर आर लॉट ऑफ कंसंट्रेशन आर प्रेजेंट, बाय हर एक कंसंट्रेशन पे एज़ोट्रॉप नहीं बनता है, एक ऐसा इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन आएगा जहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जहां पे वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम है, तो इसके इस पॉइंट के सामने वाली जो कंसंट्रेशन आती है दैट इज कॉल्ड एज एज़ोट्रोपिक मिक्सचर,
क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और याद रखना इस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है लिक्विड एंड वेपर फेस पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड है हमें 68%, वाटर है हमारा 32%। तो अगर आप इस मिक्सचर को बॉईल करोगे तो आपको वेपर्स में भी सेम परसेंटेज 68 और 32% आपको नाइट्रिक एसिड एंड वाटर मिलेगा। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज कांस्टेंट विच इज 393.5 केल्विन। सो इसे बोलते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो कितने मोल्स प्रेजेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। सो सपोज आपके पास दो सॉल्यूट है और दो डिफरेंट सॉल्यूट है और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी सेम। तो याद रखना ये सिर्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। हम इस चैप्टर में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले आपने क्या किया, यू हैव एडिड ए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट जो क्या है वॉलेटाइल। सपोज सॉल्वेंट वॉलेटाइल है तो वो इजी क्या बना सकता है, वेपर्स बना सकता है। बट जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो वो कुछ सरफेस एरिया कवर कर लेगा और सरफेस एरिया कवर करने की वजह से उसको वेपर्स बनाने में प्रॉब्लम होगा और जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन बिकम्स लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे Chi1 हमने लिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, Chi2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल है विच इज सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से लेंगे प्रेशर इज इक्वल टू Chi1 P0 और P0 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर। स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर कितना था P0, अब क्या वेपर प्रेशर हो गया है P, सो डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस P, P0 माइनस P और P0 माइनस P, सो इट इज P0 माइनस Chi1 P0 1। तो हम यहाँ से वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Chi1 P0 1। तो P0 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो हो जाए 1/1 माइनस Chi1। 1 माइनस Chi1 इज ऑल्सो इक्वल टू Chi2 और अगर हम P0 की वैल्यू वहाँ नीचे ले जाते हैं तो हो जाएगा हमारा डेल्टा P बाई P0 इज इक्वल टू Chi2। तो ये जो टर्म है, ठीक है, डेल्टा P विच इज P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0, इसे बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये है हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। हमने भी पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट विच इज Chi2। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे जो N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूट। N2 हो गया सोल्यूट, N1 क्या हो गया सॉल्वेंट। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे P माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमने क्या लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट है उसकी हाई कंसंट्रेशन है, काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, व्हेन N1 इज वेरी हाई एज कंपेयर टू N2, तो एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, N2 को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा P बाई P0 डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू N2 बाई N1। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number weight of that component, weight of the solute divided by molar mass of the solute is into weight of the solvent divided by molar mass of the solvent। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला को इक्वेट कर सकते हैं। तो W1 W2 क्या होता है, तो W1 W2 are the masses and M1 and M2 are the molar masses of the solute and the solvent। तो इससे आप क्या कर सकते हो, यूजिंग दिस फॉर्मूला आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मोस्टली ये जो फॉर्मूलाज हैं वो यूजफुल होते हैं हमें अगर सॉल्यूट का क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो इस फॉर्मूले से हम मोलर मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सपोज आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, तो 10 हो जाएगा हमारा W2। ठीक है, इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, वाटर लिया है तो W1 हो जाएगा 200 और M1 भी हो जाएगा हमारा 18 ग्राम्स। तो मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स। इट हैज़ ए वेपर प्रेशर ऑफ 31.84। 31 कितना 0.84 क्या हो जाएगा हमारा P1 एट 308 केल्विन। द कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो आपको M2 निकालना। वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर वाटर दिया हुआ P0 इज 32। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, 32 माइनस 31.84 P0 माइनस P डिवाइडेड बाई 32 10 बाई M2 18 बाई 200।
तो जब आप ये पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपको M2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 180 ग्राम्स पर मोल। नेक्स्ट हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले याद रखना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल हो जाता है वी कॉल इट एज बॉइलिंग पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सपोज आपने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट है आपके पास और आपने उसमें ऐड किया है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। अब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट करने से क्या होता है, जो वेपर फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर, क्योंकि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है जैसे आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हो। और अगर आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच करना है तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना आपको रीच करना है तो आपको ज़्यादा हीट करना पड़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन एट एनी गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर कम हो जाता है एट द सेम टेम्परेचर, उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसी डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का जो डिफरेंस है उसे ही बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो सपोज डेल्टा TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का कम होगा, तो ये जो डिफरेंस होगा दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। हम बात कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, सपोज हमें वेपर प्रेशर दिया है y एक्सिस में, x एक्सिस में क्या दिया टेम्परेचर। तो याद रखना सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट सॉल्वेंट जल्दी क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट रीच कर देता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा T0B। वेयर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट टेक्स टाइम, इसका हो जाएगा TB और TB माइनस T0B विल बी कॉल्ड एज डेल्टा TB। तो इसे बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने ऑब्जर्व किया फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। स्मॉल m क्या होता है हमारा, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम इसको इक्वेट करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। जो KB है इट इज कॉल्ड एज ए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और आल्सो कॉल्ड एज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया और अगर हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर का होता है कि अगर हम यहाँ पे ले जाएं मोलैलिटी को तो kg पर मोल्स आता है हमारा यूनिट। ठीक है, तो हमें मिल गया है मोलैलिटी। अगर हम मोलैलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो याद रखना इफ W2 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज डिजॉल्व्ड इन W1 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, तो हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो ये हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाय M2, W1 डिवाइड बाई 1000। हमने 1000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो W1 है वो हमें ग्राम्स में दिया हुआ है, हमें इसको kg में कन्वर्ट करना है। तो हमारा पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। क्वेश्चन करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज 99.63। हमने क्या किया, थोड़ा प्रेशर कम कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया 99.63 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोल रहे हैं, आपने ऐड किया सुक्रोज विद इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर सो दैट जो टेम्परेचर है अब कितना बन जाए 100 डिग्री सेल्सियस और मैं KB की वैल्यू दी है 0.52। सबसे पहले हमें पता है वेट ऑफ वाटर हमें मिला हुआ W1 इज 500 ग्राम्स, चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा TB दिया हुआ है हमें 100 से, हमें 99.63 से 100 पे लेना। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 0.37। ठीक है, ये हो जाएगा 0.37 हमारा चेंज हो जाएगा ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें हमें दिया हुआ है मोलर मास ऑफ सुक्रोज, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोलर मास हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो ये होता है C12H22O11, तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखने हो जाता है 342। तो ये हो जाता है M2। तो आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपके पास डेल्टा TB इक्वल टू KB 1000 इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप सब्स्टिट्यूट करके जब कैलकुलेट करोगे तो वेट ऑफ द सोल्यूट जो सुक्रोज है उसका वेट आ जाएगा हमारे पास 121.7 ग्राम। हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की, इट्स द टेम्परेचर एट विच
वेपर प्रेशर ऑफ ए सब्सटेंस इन द लिक्विड फेज, अगर आपके पास एक सब्सटेंस है इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। ठीक है, जब लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम हो जाता है, तब क्या आता है, फ्रीजिंग विल हैपन। अब आपने क्या किया, यू हैव एडेड ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से याद रखना क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। क्यों लोअर हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और ये जो डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, जो डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसे ही कहते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो सपोज आपके पास डेल्टा टी एफ है, इट इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। हम बात कर रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, हम बात कर रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अगर हम ग्राफ देखेंगे, हमारे पास क्या है, एक फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट का अगर आप उसको हीट करते हो, अगर आप टेम्परेचर रेज करते हो, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। साथ साथ में आपने एक तरफ लिया लिक्विड सॉल्वेंट जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, वेपर प्रेशर कम होगा। अब आपने ये सॉल्वेंट है लिक्विड और जो सोल्यूशन है, दोनों के वेपर प्रेशर को क्या किया, आपने कम किया। जैसे आपने वेपर प्रेशर कम किया, कैसे करोगे कम, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज किया तो याद रखना लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट जो फ्रोजन सॉल्वेंट था, दोनों का जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा, उसको बोलते हैं टी नॉट एफ। और वेरा सोल्यूशन और फ्रोजन सॉल्वेंट का थोड़ा पीछे आएगा हमारा, दोनों जहाँ पे दोनों लाइन कोइंसाइड करेंगी, ये हो जाएगा टी एफ। तो यही जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और याद रखना सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमें पता चला ये मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। जो के एफ है इज कॉल्ड एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, हम मोलैलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारा हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। तो इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास दिया है इसका 180 ग्राम्स। ठीक है, इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। वाटर का सॉल्वेंट भी दिया है हमें, एंड के एफ का वैल्यू दिया है 1.86। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो W2 होगा वो होगा 60 ग्राम, वो होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना होगा, 180। वेट ऑफ द सॉल्वेंट होगा 250। ठीक है, हम टर्म्स लिख सकते हैं और हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है कि डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ W2 इंटू 1000 M2 इंटू W1। और डेल्टा टी एफ होता है टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। आपको क्या पूछा इसमें, यू हैव टू फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। आपको पता होना चाहिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाकी वैल्यूज भी ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 180, 250, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। जब मैं इसको कैलकुलेट कर लेंगे हमारा वैल्यू हो जाएगा 2.47। सो टी एफ विल बी इक्वल टू 273.5 माइनस 2.47 और 270.68। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, we can find the freezing point of the solution. नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या है, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन। तो क्या होगा, सपोज आपके एक तरफ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, एंड अनदर साइड यू हैव सोल्यूशन, और आपने दोनों को सेपरेट किया है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है और यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन है। तो what will happen, जो solvent है they will always move from the pure solvent to the solution। ये जो flow होता है through semi permeable membrane is called as osmosis। ठीक है, अब ये जो semi permeable membrane है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि इसका ऐसा साइज होता है कि सोल्यूट पार्टिकल्स इससे पास थ्रू नहीं हो सकते। सोल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में नहीं आ सकते। इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल टू पास।
जो हमारे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में आता है हमारा पिग्स ब्लैडर एंड पार्चमेंट, और सिंथेटिक में आता है हमारा सेलोफैन, ठीक है। और जो ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप्स ऑन अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका जैसे हमें एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज ये आपके पास एक ट्यूब है, नीचे आपने इसको नीचे किससे कवर किया हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर आपने सॉल्यूशन डाला हुआ है और आउटसाइड क्या है यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। क्योंकि अब ऑस्मोसिस होगा, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वाटर जो है इट विल मूव फ्रॉम द सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, एज ए रिजल्ट ये राइज करेगा और यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्रेशर डेवलप होगा। सो पाई इक्वल टू एच रो जी, ये यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा। सो इस प्रेशर को क्या बोल सकते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ ऑस्मोसिस। सबसे पहले एग्जांपल है रॉ मैंगो पिक्ड प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लूजेस वाटर। जो रॉ मैंगो है अगर हम उसे कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो वाटर लूज कर देता है। एज ए रिजल्ट हम उसकी क्या बना सकते हैं, पिकल्स बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास क्या है, विल्टेड फ्लावर्स, इफ आपके फ्लावर्स क्या ड्राई हो चुके हैं और अगर आपने उसको प्लेस किया फ्रेश वाटर में तो वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करके वो रिवाइव हो सकता है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। पीपल टेकिंग लॉट ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड, कुछ लोग क्या लेते हैं, दे आर टेक लॉट ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड, उसकी वजह से क्या होता है, उनके स्टमक एरिया के अराउंड क्या होता है, पफिनेस होती है, उनकी बॉडी में पफिनेस होती है और वाटर रिटेंशन ज्यादा होती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इडीमा। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय सॉल्टिंग। आप मीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय सॉल्टिंग एंड फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर। आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप शुगर और सॉल्ट ऐड करते हो एज ए रिजल्ट वो बैक्टीरिया के एक्शन को स्टॉप करता है। क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की बॉडी से सारा वाटर बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया कैन डाई। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू द रूट्स। जो प्लांट्स में मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम सॉइल टू द रूट्स, रूट टू द स्टेम, बाकी एरियाज में मूवमेंट ऑफ वाटर दैट इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले सपोज आपने दो लिए हुए कंटेनर, इसमें क्या है, आपने यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, और बीच में दोनों को सेपरेट कैसे कर रहे हैं, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अब दोनों पे क्या होगा, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमेशा नॉर्मल होता है एयर में। बिकॉज हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एसपीएम से क्या कर दिया है, सेपरेट किया। सो व्हाट विल हैपन, वाटर विल ट्राई टू कम फ्रॉम द सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। एज दे विल ट्राई टू मूव, हम क्या करेंगे, एक अपोजिट प्रेशर, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपोजिट प्रेशर पाई अप्लाई करेंगे, सो दैट जो वाटर की मूवमेंट है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो ये जो पाई है अपोजिट प्रेशर, सो दैट वाटर मूवमेंट स्टॉप हो जाए। तो एक्चुअल में जो अपोजिट हम प्रेशर लगा रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनडायरेक्टली हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। द प्रेशर विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का फ्लो को स्टॉप कर दे दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या, जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन हाई होगा सॉल्यूशन में उतना ज्यादा वाटर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, उतना ज्यादा प्रेशर वॉज बिल्डअप। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी। ये जो सी है दैट इज मोलैरिटी कंसेंट्रेशन, आर हमारा गैस कांस्टेंट और टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। अब हम इसे सी को, क्योंकि ये हमारा क्या है, मोलैरिटी, मोलैरिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। हम नंबर ऑफ मोल्स को हमें किसके इक्वल होता है, वेट बाय मोलर मास। तो पाई इज इक्वल टू W2 बाई M2 RT बाई V, और अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारा बनता है पाई इज इक्वल टू W2 RT M2 इंटू V। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑस्मोसिस की याद रखना, जो ऑस्मोसिस है ये हेल्प करता है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन की। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम्स यूरिया, उसका मोलर मास दिया हुआ हमें 60 पर लीटर ऑफ सोल्यूशन एंड हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, उसका मोलर मास दिया 180 ग्राम्स। आपको फाइंड करना है मास ऑफ द ग्लूकोज। तो दोनों जो सोल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। यूरिया का मास दिया है, आपको ग्लूकोज का मास निकालना है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में दिया हुआ है। तो पाई इक्वल टू W2 RT बाई M2 V।
हम यूरिया का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यूरिया में क्या होगा, हमारा पाई इज इक्वल टू 15/60 RT, ये हमारा 1 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ग्लूकोज का हमें दिया पाई इक्वल टू W2RT 180/1। हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। RT कैंसिल, 1 कैंसिल। W2 हम जब कैलकुलेट करेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा W2 इक्वल टू 45 ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन होते हैं। सबसे पहला जो सोल्यूशन होता है उसे बोलते हैं हम आइसोटोनिक सोल्यूशन। When two solution having the same osmotic pressure at given temperature, तो अगर दो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। एज ए रिजल्ट देयर विल बी नो ऑस्मोसिस। तो याद रखना आइसोटोनिक सोल्यूशन में कोई ऑस्मोसिस नहीं होती। एग्जाम्पल क्या है, फ्लूइड इनसाइड ए ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होती है टू 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन। तो 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl सोल्यूशन इज आइसोटोनिक टू अवर सेल। जो हमारा सेल है उसके अंदर फ्लूइड से आइसोटोनिक होता है। एज ए रिजल्ट हम इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन। तो नॉर्मल इसे बोलते हैं नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। एज ए रिजल्ट ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हमारे पास, सपोज आपने एक सेल को प्लेस्ड किया है इन ए सोल्यूशन which contain concentration more than 0.9 मास पर वॉल्यूम ऑफ NaCl। तो 0.9% से ज़्यादा का कंसंट्रेशन है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सेल आउटसाइड। तो आउटसाइड मूव करे क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो उस सोल्यूशन में जहाँ पे वाटर मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हमेशा वाटर मूव करता है हाइपो टू द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एज ए रिजल्ट जितना भी वाटर है वो बाहर निकल गया, जो सेल है वो श्रिंक हो गया। ठीक है, सो ऑल द वाटर मूव आउट ऑफ द सेल, सेल श्रिंक होता है, तो इसे बोलते हैं हम प्लाज्मोलिसिस। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ हमारा सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ए सोल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर सोल्यूशन में लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है देन द अदर, उसे बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जैसे इफ सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9, अगर सपोज आपने सेल रखा है और आपने वाटर में रखा है सेल, उस वाटर में जो कंसंट्रेशन है इट इज लेस देन 0.9, एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो वाटर है वो क्या करेगा, सोल्यूशन से इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द सेल। ठीक है, सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम द सेल इनटू एंड इट विल स्वेल। तो वाटर सेल के अंदर जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन जिसमें सेल स्वेल हो जाते हैं कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। नॉर्मल केस में क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम सॉल्वेंट टुवर्ड्स द सोल्यूशन। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, सो व्हेन ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड इन द सोल्यूशन साइड। सपोज ये सोल्यूशन साइड है, दिस इज सी वाटर, ठीक है, और आपने यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई किया दैट इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया ऑन द सोल्यूशन साइड। एज ए रिजल्ट क्या होगा, द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सोल्यूशन। इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट था इसके अंदर प्योर, वो सोल्यूशन से यहाँ पे मूव कर देगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज इन द डीसैलिनेशन। तो आप सलाइन वाटर से रिवर्स प्रेशर डाल के, ज़्यादा प्रेशर से क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल इस तरफ मूव करेंगे और मूवमेंट से क्या होगा, आपको फ्रेश वाटर आपका सेपरेट हो जाएगा। तो आप कर सकते हो डीसैलिनेशन, आप सॉल्ट रिमूव कर सकते हो फ्रॉम द सी वाटर एंड यू कैन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास में हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक है एसोसिएशन, एक है डिसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड इन बेंजीन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से क्या करते हैं, एसोसिएशन। जैसे एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल साथ में मिलकर बनाएंगे एक मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा, हमने पढ़ा था जो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। बट यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। एसोसिएशन लीड्स टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सोल्यूशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ। तो ओवरऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रखना, एसोसिएशन से क्या होती है, डिक्रीज होती है। और याद रखना इससे क्या हो जाएगा, हायर वैल्यू ऑफ मोलर मास देन द नॉर्मल। जैसे इथेनॉइक एसिड है, इसका मोलर मास होता है हमारा 60,
बट कंबाइन होने की वजह से इसका जो मोलर मास है वो हो गया एबनॉर्मल, विच हैज बिकम 120 बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। तो इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसोसिएशन। डिसोसिएशन से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज, और नंबर पार्टिकल इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जैसे NaCl ब्रेक होता है 2 आयंस 1 Na प्लस Cl। एज ए रिजल्ट क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, लोअर वैल्यू इज ऑब्टेन बाय द मोलर मास, और याद रखना जो मोलर मास है उसकी वैल्यू क्या होगी, लोअर ऑब्टेन होगी। ठीक है, जैसे KCl इन वाटर डिसोसिएट इनटू K प्लस Cl, तो इसका जो मोलर मास आप देखोगे जो ऑब्जर्व होगा दैट इज 37.25, बट जो इसका एक्चुअल मोलर मास है वो है 74.5। तो डिसोसिएशन से क्या होता है, मोलर मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंट हॉफ फैक्टर की। वेंट हॉफ फैक्टर हमें बताता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ठीक है, अगर I की बात करें, इट इज इक्वल टू द नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व मोलर मास, और I इज ऑल्सो इक्वल टू द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एसोसिएशन I की वैल्यू शुड बी लेस देन 1 एंड फॉर डिसोसिएशन I वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सो इससे क्या पता चलता है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, I की वैल्यू क्या ज़्यादा हो गई है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और बट अगर एसोसिएशन हो रहा है, I की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि हमने बात किया कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन से क्या हो सकता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, तो हमें एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि अगर जब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो I को इंट्रोड्यूस करेंगे हर एक फॉर्मूला में। सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम क्या डालेंगे यहाँ पे, I Chi2। सिमिलरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में I KBm, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में I KFm, और हम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में डालेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू I N2RT/V। तो हर एक जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाली है उसमें हम I की वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन डिसोसिएशन। अगर मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होता है, तो I की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1। आई होप आपको सॉल्यूशन चैप्टर समझ आया हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।